कह रहे थे कि इस एग्जाम्पल में हमें एक कंपनी के बारे में बताया गया जिनकी एवरेज लेंथ जो है फ़ोन कॉल की वो 8 मिनट है. So this is mu, 8 minutes is mu, and then in a random sample of 58 calls, 58 is your n. The sample mean was 7.8, which is x bar. ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ में n है, ये mu है, और उसके बाद and the standard deviation which is sigma is 0.5 minutes. आपके पास अल्फा भी गिवन है, आपने दोनों नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखे, फिर क्लेम को आइडेंटिफाई किया, क्लेम क्या है, उसके बाद नंबर 2 स्टेप पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा वैल्यू क्या है, ये आपको पता है क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो आप अल्फा वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास राइट टेल में और लेफ्ट टेल में वैल्यू आएगी 0.025. अब 0.0250 को जब आप Z टेबल में देखेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइड पे -1.96 ये वैल्यू आएगी. क्योंकि इतना ही शेडेड एरिया हमारे पास राइट साइड में है, तो राइट साइड पे भी यही वैल्यू होगी पर पॉजिटिव होगी. राइट साइड पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव. तो इसको यूज करके हम जो है फिर अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे. ये सारा डाटा हमने लिख लिया. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा, क्योंकि n हमारे पास मोर देन 30 है, 58 इज मोर देन 30, तो हम Z स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे. x बार 7.8, mu is 8 डिवाइड बाय सिग्मा विच इज 0.5 डिवाइड बाय अंडर रूट n विच इज 58, तो हमारे पास Z की वैल्यू आएगी -3.05. तो अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल मेथड में ये होता है कि इसी Z वैल्यू को हम यूज करते हैं. अब -3.05 की जो वैल्यू है वो -1.96 से बहुत कम है, तो ये लेफ्ट टेल भी कहीं यहाँ पे वैल्यू आएगी -3.05. तो ये रिजेक्शन रीजन में है. तो क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन में एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि हम जो अपना नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यानी कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, so there is not enough evidence to support the claim, so there is enough evidence to reject the claim. हम क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे. Alright, so moving forward, hypothesis testing for the mean. Excuse me, sir. Yes, please ask the question. सर लास्ट टाइम जब हमने ये एग्जांपल की थी यही वाली, तो हमने 0.025 से जी की वैल्यू निकाली थी. अब जब हमने किया टेबल से देखा था जी की वैल्यू को, लेकिन अब जब हमने किया तो वो -3.05 की लिया, तो हमने लेफ्ट साइड वाली ली है. तो जब पहले की थी तो हमने 1 माइनस जो 0.025 की वैल्यू आई थी ना, वो 1.96 मतलब आई थी. लेकिन अब हम निकाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाली निकाल रहे हैं. तो ये दोनों डिफरेंट हैं या दोनों तरीके हैं, दो तरीके हैं जी की वैल्यू फाइंड? ये दो डिफरेंट तरीके हैं. मैंने बताया ना, पी वैल्यू में हम टेबल में पी वैल्यू को देखते हैं, ठीक है ना. जैसे कि आपने पिछली एग्जांपल में, लेट मी फाइंड आउट दैट एग्जांपल फॉर यू, ये जो एग्जांपल थी इसमें आपने ये जो एरिया है 1.43 का, इसको टेबल में देखा, इसकी पी वैल्यू फाइंड आउट की. तो टेबल से आप इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना. अभी ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, मैं एक ही जगह पे दोनों मेथड कंपेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि होता क्या है. आपके पास ये जो मेथड है ये है पी वैल्यू मेथड, और ये पी वैल्यू मेथड क्यों है, क्योंकि जब आपके पास Z स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा अंडर रूट n. सो यहाँ पे पी वैल्यू कहाँ से आएगी, Z की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसको हम टेबल में देखेंगे तो हमारे पास पी वैल्यू आ जाएगी. जो ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में हम Z स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालते हैं जो कि 1.43 है, ठीक है. इसी 1.43 को यूज करते हैं हम, पी वैल्यू टेबल में से नहीं देखते. उसमें हम ये करते हैं कि अल्फा वैल्यू को टेबल में से देखते हैं. फॉर एग्जांपल 0.01, तो 0.01 यहाँ पे देखें राइट टेल में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.01 पे ये 0.01 एरिया है, तो बाकी लेफ्ट में कितना एरिया होगा 0.99, 99%. तो 99% को जब मैं टेबल में देखूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 3.45, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग. तो अब मुझे 1.43 को और 3.45 को कंपेयर करना है आपस में. 1.45 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 3.45 से कम ही होगा ना.
तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में होगा, तो मैं फिर क्या करूंगा, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रीजन में। समझ आ गई? दो मेथड है, पी वैल्यू मेथड और जी ट्रेडिशनल सर। मेथड। दोबारा बता दें। ये this is being recorded, you can see this, you can watch this for 100 times if you want. I am not going to repeat everything for every student again and again. 100 टाइम रिपीटिशन नहीं होगी। मैंने रिपीट किया है, मैंने आपको बता दिया पी वैल्यू मेथड और ट्रेडिशनल मेथड में क्या फ़र्क है। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो इसको 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, वो आपके लिए रिवीजन हो जाएगी सारी। Now I'm going to go to small samples. I need to move forward because we have a lot of course to cover, and this way I don't think we will be able to cover. So small samples में आपको पता है पहले से, ये चीज़ें आपने खुद से पढ़नी भी हैं। स्टूडेंट्स जो कि बुक रीडिंग नहीं करते, जो कि मेरे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को नहीं देखते, अक्सर उन्हें ये प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो मैंने स्मॉल सैम्पल्स क्या होते हैं ये तकरीबन 500-600 दफ़ा बताया होगा कि व्हेन योर n सैम्पल साइज इज लेस देन 30, तो दैट इज a small sample, and you use t distribution for small samples. So again, the same procedure will be used, but t distribution में हमें क्योंकि एक different type of distribution मिलती है, तो उस different type of distribution के लिए एक different table है, t distribution का table हम use करते हैं। सबसे पहले हमने hypothesis लिखने हैं, फिर alpha value को हमने मालूम करना, identify करना है कि हमारा alpha level क्या है। Are we trying to be 95% confident, 99% confident, or only 90% confident? Then we have to identify the alphas, existence के alpha कहाँ पे exist करता है, right tail में या left tail में, ये one tail test होगा या two tail test होगा। उसके बाद हमने degrees of freedom identify करनी है। तो मैंने पहले भी जब हमने confidence interval पढ़ा था बताया था कि जो T distribution है वो एक set of curves है जो कि degrees of freedom पे depend करती है। तो degrees of freedom इसके लिए हम n-1 यूज करते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लेक्चर में जाके, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती क्या है और n-1 क्यों हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन स्टेप नंबर 3 वुड बी टू फाइंड, excuse me, I cannot hear you, please say your question again if you want to ask a question. Is there a question? Anyway, okay, so step number 3, find the critical values using table 5. T table को use करके critical values find out करेंगे। जो अल्फा लेवल होगा उसी को हम देखेंगे वन टेल और टू टेल टेस्ट में। अगर तो वन टेल टेस्ट है तो अल्फा को वन टेल में देखेंगे, अगर टू टेल टेस्ट है तो अल्फा को टू टेल में देखेंगे। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है वो कैसे देखना है ये भी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के चैप्टर में स्टडी किया था, उसको भी एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं वहां से। सो अगर आपके पास ये एग्जांपल आती है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू टी नॉट फॉर अ राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट इज वन टेल टेस्ट, so you have to watch the alpha 0.01 at n24, n-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 - 1 is equal to 23। तो 23 को हम वन टेल टेस्ट में 0.01 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे टी नॉट की, 2.500। इस वैल्यू को यूज करके फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अगेन फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू टी नॉट एंड माइनस टी नॉट। अब हमारे पास दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, इससे हमें पता चला कि टू टेल टेस्ट है और जहां पे n is 12 एंड अल्फा is 0.10। सो n-1 करेंगे सबसे पहले, दिस वुड बी 11। 11 को देखेंगे हम 0.10 में, बट टू टेल टेस्ट में देखेंगे, वहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, टी नॉट और माइनस टी नॉट की। तो अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको ये वैल्यूज नजर आएंगी। जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वही नेगेटिव वैल्यूज होंगी। टी की जो टू टेल टेस्टिंग है उसमें जो एक वैल्यू अगर आपको मिलती है तो उसको पॉजिटिव साइड पे यूज करें और दूसरी को नेगेटिव साइड पे माइनस के साथ यूज करें। सो टी टेस्ट फॉर द मीन कैसे करेंगे, अगेन सेम स्टेप्स हैं, बस फॉर्मूला में कुछ चीज़ें चेंज हैं। आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं होती, उसकी जगह आप सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करते हैं और n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करके जो है टी की वैल्यू मालूम करते हैं। नंबर स्टेप वन स्टेप इज हाइपोथेसिस स्टेट करें जिसमें दो हाइपोथेसिस आते हैं।
null hypothesis और alternative hypothesis. Number 2 step is कि आप identify करें कि आपका alpha value क्या है. Number 3 कि आप identify करें degrees of freedom कितनी है n-1. उसके बाद फिर n-1 पे उसी alpha value को टेबल में से देखें, आपके पास t नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है, उसको यूज करेंगे. उसके बाद आप अपना रिजेक्शन रीजन जो है उसको कर्व के अंदर हाईलाइट कर लें. ठीक है, जैसे आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो जो टेबल की वैल्यू होगी वो आपका कट ऑफ पॉइंट होगा. तो अगर 1 टेल है तो एक साइड पे होगा लेफ्ट या राइट में, अगर 2 टेल है तो दोनों साइड पे होगा. तो वहां पे आप टी नॉट और माइनस टी नॉट की लेफ्ट साइड पे वैल्यू आएगी और टी नॉट की राइट साइड पे वैल्यू आएगी, वो वैल्यूज लिख लेंगे. फिर उसके बाद आपने अपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज करना है, जिससे आपने एग्जाम्पल में दी हुई जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन में दी हुई उनको यूज करके जो आपके सैंपल का मीन है माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n, इससे टी की वैल्यू मालूम कर लेनी है. और उस टी वैल्यू को, ये टी वैल्यू जो है आपकी, जो कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स से आप कैलकुलेट करते हैं, इसको आपने कंपेयर करना है. इस टी वैल्यू को आपने टी नॉट से कंपेयर करना है. ठीक है, आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है ये टी नॉट की किस साइड पे फॉल करती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव अ टी नॉट वैल्यू एंड हेयर आई हैव माइनस टी नॉट वैल्यू. ओके, तो ये मेरा कौन सा रीजन है? एक्सेप्टेंस रीजन. और ये जो शेडेड है ये मेरा रिजेक्शन रीजन है. तो अगर मेरे पास टी की वैल्यू जो है वो लेस देन टी नॉट आती है, मतलब इस रीजन में फॉल करती है, एक्सेप्टेंस रीजन में, तो मैं एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करूंगा. और अगर ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी किसी भी साइड पे, तो मैं फिर अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दूंगा. सो नंबर 7 पे मैंने ये देखना है कि मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद नंबर 8 पे मैंने अपने डिसीजन को इंटरप्रेट करना है, जैसे मैं जेड स्टैटिस्टिक्स में करता था. अगेन ट्रेडिशनल मेथड और पी वैल्यू मेथड टी टेस्टिंग के लिए भी वैसे ही यूज होते हैं, और पी वैल्यू टी टेस्टिंग में टेबल से ही आती है. सो हियर इज एन एग्जांपल से जरा बेहतर समझ आएगा. टेलीफोन कंपनी, अगेन वही कंपनी है, एवरेज उन्होंने बताया फोन कॉल की 8 मिनट्स है, लेकिन अभी उन्होंने सैंपल लिया है सिर्फ 18 फोन कॉल्स का. 18 इज लेस देन 30, सो दिस इज अ स्मॉल सैंपल. और जो सैंपल मीन है दैट इज 7.8, which is x bar is equal to 7.8, and the standard deviation was 0.5 minutes. तो आपकी जो standard deviation है, sample standard deviation s, वो 0.5 है. Is there enough evidence to support the claim at alpha 0.5? एक चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये आपके पास जब टी टेस्टिंग यूज करेंगे ना, तो 18 फोन कॉल्स लेस देन 30 है. तो जब n इज लेस देन 30, तो यू शुड ऑलवेज यूज टी टेस्ट. ऑलवेज यूज टी टेस्ट. अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है उसको यूज कर लें, अगर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो वो यूज कर लें, बट यूज टी टेस्ट ओनली व्हेन देयर इज स्मॉल सैंपल. और अल्फा क्या है? 0.05. अब जो क्लेम है वो हमें बता रहा है दैट द एवरेज ऑफ द फोन कॉल इज 8 मिनट्स. सो दिस इज अ टू टेल क्लेम. तो क्योंकि हमारा एच नॉट क्लेम है दैट इज इक्वल टू, और टू टेल टेस्ट होगा तो हमने अगेन यहाँ पे हमने अल्फा को 2 टेल्स में डिवाइड नहीं करना, 2 पे डिवाइड नहीं करना. याद रखें टी टेस्ट. जी आवाज आ रही है? हेलो सर थोड़ी थोड़ी आ रही है. आवाज थोड़ी थोड़ी कैसे आती है? कट के कट कट के कट कट के कट कट के कट कट के. ओके गाइस, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जब आप देखेंगे तो आपने अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि टेबल के अंदर ही 2 टेबल का सेपरेट उन्होंने रिकॉर्ड दिया हुआ है. तो आपने z की जब वैल्यूज को 2 टेबल में देखेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन टी टेस्ट में 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे. ये चीज़ आपने याद रखनी है. तो टी के टेबल से जो आपको वैल्यू पता चलेगी वो n-1 पे पता चलेगी. तो n आपका क्या है? 18. 18 - 1 इज इक्वल टू 17. तो 17 को आप 0.05 में देखेंगे 2 टेबल में, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी. वैल्यू आपको 2.110 नजर आएगी. इसको आपने यूज करना है राइट साइड पे 2.110, और लेफ्ट साइड पे भी यही वैल्यू माइनस के साथ यूज होगी, क्योंकि सेम एरिया होता है ना. अब 0.05 में से शो नहीं हो रहा है. 0.025 जो है वो राइट साइड पे है. ओके, let me show the screen if it is not there visible. सर स्क्रीन नहीं शो हो रही. Okay, relax, just a second, let me share it. Can you see it now? सर लोड हो रहे हैं. Okay.
अभी शो हो गया। Yes. ऑलराइट, सो n हमारा 18 था, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, और 17 को हमने 0.05 में देखा t के टेबल में, तो टू टेल के लिए हमारे पास 2.110 की वैल्यू आई। राइट साइड पे हम पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव यही वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 0.05 टोटल एरिया है, उसका हाफ लेफ्ट साइड पे डिवाइडेड है और हाफ जो है वो राइट साइड पे डिवाइडेड है, दोनों साइड्स पे यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टी टेस्टिंग करेंगे। टी टेस्ट की वैल्यू हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू वैल्यूज और यहाँ पे एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन की वैल्यूज ये एंटर करने के बाद -1.70 आ रही है। तो देखें हमारे पास पॉजिटिव 2.100 और -2.110 ये वैल्यूज, और यहाँ पे जो टी की वैल्यू हमने टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड आउट किया है वो है -1.70। तो -1.7 जो है ये -2.11 से ग्रेटर है, यानी कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। H0 इज नॉट रिजेक्टेड, ठीक है। और फाइनली हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द रिसर्चर, क्योंकि आपका नल हाइपोथेसिस ही क्लेम था। एक और एग्जांपल देखें। A manufacturer claims that its rechargeable batteries have an average life of greater than 1000 charges। तो greater than की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये साइन इस्तेमाल होगा जो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होता है। तो आपका क्लेम कौन सा होगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब सैंपल साइज देखें, अ सैंपल ऑफ 10 बैटरीज, सिर्फ 10 बैटरीज का सैंपल लिया है तो हम टी टेस्टिंग करेंगे बिकॉज स्मॉल सैंपल यूज हुआ है, हैज अ मीन ऑफ 1002 and standard deviation of 14, is there enough evidence to support the claim at alpha 0.01? क्योंकि टी टेल हम टी टेस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे n क्या है, n is equal to 10, तो n minus 1 would be 10 minus 1 which is 9। तो 9 को हम देखेंगे 0.01 में टी के टेबल में, लेकिन वन टेल में देखेंगे। क्यों वन टेल में? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब ये है कि सारे का सारा रिजेक्शन एरिया आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके राइट साइड पे, तो ये सारा जो 0.01 का एरिया है वो राइट साइड पे। तो हम वन टेल में देखेंगे 9 में टी टेबल में 9 को देखेंगे 0.01 में वन टेल में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी टी की उसको आप यूज करेंगे। उसके बाद आपने टी टेस्टिंग करनी है। टी टेस्टिंग में अगेन वही फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस अंडर रूट एन, ये फॉर्मूला यूज करके आपके पास टी वैल्यू आ गई। सो टेबल से हमारे पास आती है टी नॉट की वैल्यू और टी टेस्टिंग से हमारे पास आती है टी की वैल्यू। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि उसने पी वैल्यू मेथड यूज किया है। पिछले क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड यूज किया था, यहाँ पे पी वैल्यू मेथड यूज किया है। तो यूजिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 रो फ्रॉम टेबल 5 यू कैन डिटरमिन पी इज ग्रेटर देन अल्फा 0.25। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पी वैल्यू टेबल से कैसे देखनी है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 9। तो आपके टी के टेबल के अंदर जहाँ पे n की वैल्यूज दी होती हैं, आपने देखना है 1 2 3 और 9 कहाँ पे। आपकी 9 की रो में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 0.045 हो। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नजर आएगी, ये दो वैल्यूज के दरमियान नजर आएगी, ठीक है ना। तो आपने उन दो वैल्यूज के ऊपर देखना है अल्फा वैल्यूज क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्फा वैल्यू है 0.25, ठीक है। जो अगर तो राइट टेल टेस्ट है तो ग्रेटर वाली देखेंगे, अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो लोअर वाली देखेंगे। तो टेबल में से आपने अल्फा वैल्यू देखनी है और इस अल्फा वैल्यू को कंपेयर करना है अपनी जो कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू है 0.05। तो 9th रो जो है टी के टेबल में 9th रो जो है वहां पे 0.45 0.25 अल्फा की वैल्यू के नीचे एग्जिस्ट करता है। आपने देखना 9 की रो में ही है क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 ही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो आएगा 0.25। तो 0.25 को कंपेयर करेंगे अल्फा की वैल्यू के साथ। पी की वैल्यू को हमेशा अल्फा की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी पी की वैल्यू इज लेस देन अल्फा वैल्यू तो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बट यहाँ पे पी की वैल्यू ज्यादा है, 0.25 इज योर पी वैल्यू एंड योर सिग्मा सॉरी अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू 0.01। So sigma value is less than p value, so you will not reject the null hypothesis. So you fail to reject the null hypothesis. और ये स्टेटमेंट जो है वो एंड पे आपने लिखनी है
ये क्लेम के बारे में आप क्या सोचते हैं? ओके, इसके बाद आता है कि प्रोपोर्शंस की हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कैसे करते हैं। प्रोपोर्शंस, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है उसे हम लिखते हैं पी के साथ, या फिर कुछ बुक्स में आपको पाई के साथ नजर आएगा। जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है वो होता है पी कैप। तो पी कैप से हम एस्टिमेट करते हैं पी को या फिर पाई को। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम जेड टेस्ट ही यूज करते हैं, लेकिन कंडीशंस ये होती हैं दैट एन मल्टीप्लाइड बाय पी, जो आपका सैंपल साइज है एन, उसको अगर सक्सेस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 या 5 से ज्यादा आना चाहिए। एंड सेम विद एन क्यू, एन को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 या 5 से ज्यादा आना चाहिए। The test statistic is a sample proportion p naught, p cap, and the standardized test statistics is E. तो p cap के लिए भी हम z test यूज करते हैं, जो कि हमने लार्ज सैंपल्स के लिए यूज किया था। और लार्ज सैंपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एन पी और एन क्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 आए तो फिर ही हम प्रोपोर्शन का टेस्ट यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते। प्रोपोर्शन टेस्ट मोस्टली हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव बायनोमियल प्रॉब्लम्स। बायनोमियल प्रॉब्लम्स, जब हमारे पास डेटा बायनोमियल होता है, मतलब डाइकोटोमस, उसके दो हिस्से होते हैं, यस नो, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह से ट्रू फॉल्स, तो फिर हम ये बायनोमियल यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लें, दैट z इज इक्वल टू पी कैप। पी कैप वैल्यू आती है कहाँ से? सैंपल से, माइनस पी। पी कहाँ से आएगी? ये पॉपुलेशन वैल्यू है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू। पी क्यू क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल इवेंट्स डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स वही है। सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, आपने अल्फा लेवल देखना है कि आपके अल्फा लेवल क्या है, 0.05 है, 0.01 है या 0.10 है। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्केच करना है और उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि रिजेक्शन रीजन कौन सा है, एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है। उसके बाद आपने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक रन करनी है जेड की। अगर प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो आपने फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू पी कैप माइनस पी डिवाइड बाय पी क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ये जो है इसको यूज करना है। पी क्यू डिवाइड बाय एन जो है इसको पूरा अंडर रूट आएगा, तो ये यूज करके आपने z की स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करनी है। अगेन z की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा की वैल्यू, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अगर p वैल्यू मेथड होगा तो z की वैल्यू को टेबल में से देखेंगे, उसको अल्फा वैल्यू से कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, Stateville College claims that more than 94% of their graduate find employment within 6 months of graduation. So 94% is a proportion. This is a proportion. तो यहाँ पे एक proportion दिया गया कि 94% को जॉब मिल जाती है, 6% को जॉब नहीं मिलती. So this is your what win, या फिर उसको क्या कहेंगे? This is your failure rate. 6% is your failure rate and 94% is your success rate. तो आपने n से p को और n से q को, p is your success rate and q is your failure rate, n से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखें, when you multiply n यहाँ पे 500 है, 500 का सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया है, सैंपल ऑफ 500। तो n से p को और n से q को मल्टीप्लाई किया है, दोनों की वैल्यू एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये 5 से ज्यादा है, तो हम प्रोपोर्शन के लिए z टेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, z टेस्ट यूज कर सकते हैं प्रोपोर्शन के लिए। नंबर 2, आपने सिग्मा वैल्यू देखनी है, क्या है? सिग्मा इज 0.01। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया। आपने क्लेम लिखना है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन का क्लेम है, तो h नॉट इज दैट प्रोपोर्शन इज एट लीस्ट 0.94, at most 0.94, and h naught h alternative is that p is greater than 0.94. तो बेसिकली जो कॉलेज है वो ये क्लेम करता है कि मोर देन 94%, मोर देन कि 94 से ज्यादा को जॉब मिल जाती है, तो फिर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसको क्लेम कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अल्फा वैल्यू को यूज करके 0.01 को यूज करना है, टेबल में देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब आपने ये चीज जरूर नोट करनी है, क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? राइट टेल टेस्ट। तो आपका जो शेडेड एरिया होगा वो कौन सी साइड पे होगा? राइट टेल में। वो कितना होगा? वो अल्फा का एरिया है जो कि है 0.01।
टेबल से इस वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे? 2.33 कहाँ से आएगा? 1 माइनस 0.01। अब मैंने 1 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि ये राइट टेल में एग्जिस्ट करता है। टेबल आपको हमेशा लेफ्ट की वैल्यूज बताएगा, वो नहीं चाहिए आपको। आपने राइट का एरिया आपको चाहिए 0.01, तो 1 माइनस 0.01, तो आपके पास 0.9999 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप टेबल में देखेंगे 2.33 पे एग्जिस्ट करेगी। तो जब आप 2.33 देख लेंगे, यहाँ पे आपने ये एरिया हाईलाइट कर लेना है। ये आपका एक्सेप्टेंस एरिया है, ये आपका रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन एरिया। उसके बाद आप Z स्टैटिस्टिक्स रन करेंगे, उसकी वैल्यू है 0.94। आप ट्रेडिशनल मेथड हो तो ये दो वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं आपस में, और अगर P वैल्यू हो तो 0.94 को आप Z के टेबल में से देखेंगे, वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ जाएगी, उसको कंपेयर करेंगे अल्फा वैल्यू के साथ। तो ये दोनों मेथड्स आप यूज करके प्रोपोर्शन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आइए? यस सर, क्लियर। हाँ जी, बाकी लोगों को भी क्लियर है? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी थोड़ी सी 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम जो है हमारी जो लास्ट इसका सेक्शन है जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्टिंग करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस की टेस्टिंग करते हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी भेजूंगा। असाइनमेंट जो है वो आपको क्लैरिफाई कर देगी। जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। मिड टर्म से पहले की जो असाइनमेंट्स थी वो हर किसी के लिए डिफरेंट थी, हर किसी की अपनी असाइनमेंट होती थी, हर कोई अपने तरीके से करता था। मिड टर्म के बाद की जो असाइनमेंट्स हैं वो सबके लिए सेम असाइनमेंट्स हैं। उसका एक फ़ायदा है और उसका एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और ये आपके क्विज़ में आएंगे। ठीक है, इस बार मैं 2 चैप्टर्स का इकट्ठा क्विज लूंगा इस वीकेंड पे। आज मंडे है, जी कमिंग संडे को जो संडे आएगा, संडे वाले दिन आपका 2 चैप्टर्स का इकट्ठा क्विज होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों चैप्टर्स मिलते जुलते हैं, दोनों में हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। एक में 1 सैंपल की है, एक सैंपल की, ये जो हम पढ़ रहे हैं, एक सैंपल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और इससे नेक्स्ट चैप्टर में 2 सैंपल्स की हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अगेन क्विज़ेस के 2 हिस्से होंगे, लेकिन दोनों एक ही दिन होंगे, ताकि ये दोनों आपके कवर हो जाएं। पूरा वीक आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें। आपको जो क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, फ़ायदा ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि उस असाइनमेंट में सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। प्रॉब्लम ये है कि कॉपी पेस्ट का उसमें खदशा ज़्यादा है, क्योंकि जब एक बच्चा वो सारी असाइनमेंट बनाएगा तो दूसरे भी वही बनाएंगे। तो आपने काइंडली ये चीज़ नोट करनी है कि एग्ज़ाम के हवाले से, आपको पता है एग्ज़ाम सेम नहीं होता, एग्ज़ाम हमेशा डिफरेंट होता है। आपका एग्ज़ाम दूसरे के एग्ज़ाम से डिफरेंट होगा, तो आपने अपना काम खुद करना है ताकि आप मार्क्स लूज ना करें। जी शम्स, आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्विज अगर मंडे को हो जाए या फ्राइडे को हो जाए? क्यों, संडे को क्या इशू है? सर वो शादी थी, गाँव जाना है। ओके, सर क्विज भी 2 चैप्टर्स का है, तो आई विल सी, ज्यादातर लोगों से जो पूछ लेंगे, क्योंकि 118 लोग हैं सर, संडे को फिर अपना तो काफी लोगों के इशू होते हैं। तो मैं आई विल स्टार्ट अ पूल इन दी ग्रुप, और आप पूल में अपना फीडबैक दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी उस पर कर लेंगे। आई एम ओके, आई कैन टेक अ क्विज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को, मंडे से फ्राइडे 5 दिन ठीक है मिलेंगे सर। आपको, संडे में आपको 7 दिन मिलेंगे। इट्स अप टू यू, अगर आप फ्राइडे को देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आई डोंट माइंड।